दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अपने इसमें क्वेश्चन है आज की वीडियो में, और टोटल 25 क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है और उसमें हम 25 क्वेश्चन रखते हैं। दोस्तों ये टेस्ट नंबर 74 है। इससे पहले 73 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। हम प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कारण सहित एक्सप्लेन करेंगे, कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे। विश्वास है कि आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। क्वेश्चन लास्ट तक देखना और जब पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के अपडेट्स हम लेकर आते रहते हैं। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है तो इजीली आप सभी इसको समझ पाएंगे। सवाल नंबर आज का 1 हमारा कि एक सर्किट में लोड देने का पर्पज़ क्या होता है। दोस्तों सीधी सी बात है कि हम जब भार देते हैं तो उस भार से हम कुछ ना कुछ आउटपुट प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, इसका मतलब वो जो लोड है वो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है हमें आउटपुट देने के लिए। बी ऑप्शन रहेगा, यूटिलाइज़ दी एनर्जी, यानी ऊर्जा का उपयोग करना। भार जो होता है वो ऊर्जा को यूटिलाइज़ करता है और उस उपयोग के बदले में वो हमें आउटपुट प्रदान करता है जैसा हम चाहते हैं। जैसे कोई पानी का मोटर यदि है तो हम उससे पानी आउटपुट में लेना चाहते हैं, और जैसे कूलर का मोटर है तो हम उससे ठंडी हवा आउटपुट में लेना चाहते हैं। सेकंड सवाल हमारा आज का, एक डीसी सर्किट में भार होता है। तो दोस्तों डीसी सर्किट में हमेशा रेजिस्टिव लोड होता है, इसीलिए इस परिपथ का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी और फेज अंतर 0 डिग्री होता है। कई बड़ी बातें हैं डीसी के बारे में, ध्यान रखना। यानी डीसी में हम अगर इंडक्टर कैपेसिटर की बात करें तो इन दोनों का ही बिहेव यहाँ पर वर्क नहीं करता है। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस 0, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट यानी अनंत होता है, तो फिर वो दोनों ही काम के नहीं हैं। यानी अगर हम इंडक्टर भी लगाएंगे तो वो भी एज ए रजिस्टर ही वर्क करेगा यहाँ पर भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला हमारा सवाल है कि जब हम मेश नियम में एनालिसिस करते हैं उस दौरान सोर्स का एक पॉजिटिव सिरा आया था, यानी ऐसे चल रहे थे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो इसके मान को हम कैसे लेंगे। तो सोर्स का जब इस तरह का मान आता है तो वो वैल्यू में हमेशा प्लस होता है। दोस्तों ध्यान रखना, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं हम, और ये जो है ये वैल्यू में राइजिंग करता है, यानी मान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन का ऑप्शन अपना ए रहेगा, पॉजिटिव एंड राइज, यानी मान में वृद्धि होगी, धनात्मक मान लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दो तारों का जो व्यास यानी डायामीटर जो है वो 1:2 है, तो बताइए इनके प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। देखिए दोस्तों, यदि डाया का अनुपात 1:2 है तो ये 100% कन्फर्म एंड श्योर है। आप ध्यान में रखना कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका रेशो 1:4 है, यानी 1:4 एरिया है। और हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो उनका 4:1 का रहेगा। डी ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। व्यास 1:2, तो एरिया 1:4 और रेजिस्टेंस 4:1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 100 वाट का लैंप कितने घंटे में 1 यूनिट बिजली का उपभोग करेगा। दोस्तों 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। मतलब 1 किलोवाट का लोड 1 घंटे तक यदि चले तो कंजप्शन हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बनता है 1000 वाट घंटे, यानी 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक चल जाए या फिर 1 वाट का लोड 1000 घंटे तक चल जाए, बात एक ही होती है। तो हमारे पास 100 वाट का लोड है, यदि वो 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी। साथियों हम इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ओपन सर्किट का प्रतिरोध और शॉर्ट सर्किट की धारा क्रमशः कितनी होती है। तो दोनों ही अनंत होती है दोस्तों। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस अनंत और शॉर्ट सर्किट की करंट अनंत होती है। दो अलग अलग परिपथ की हमने 2 अलग अलग विशेषता पूछी थी, इसलिए मान सेम ही आना था। दोस्तों एक ही परिपथ की 2 अलग अलग विशेषता होती ना तो उत्तर भिन्न भिन्न आता है, ये याद रखा करो। नेक्स्ट पूछा, केवीएल और केसीएल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इजी क्वेश्चन था लेकिन ज़रूरी भी है।
इम्पोर्टेंट बहुत है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। केवीएल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और केसीएल है किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, और जो किरचॉफ का धारा नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एनर्जी कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे साथियों, एनर्जी एंड चार्ज। अगला हमारा सवाल कि किरचॉफ का सेकंड नियम किसके बारे में है? तो केवीएल को ही सेकंड नियम बोलते हैं दोस्तों, वोल्टेज के बारे में है। इसी तरह से जो किरचॉफ का फर्स्ट नियम है जिसको हम केसीएल बोल रहे हैं वो करंट के बारे में है। और वोल्टेज के बारे में इन्होंने क्या कहा कि परिपथ पर जो विद्युत वाहक बल और वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, या फिर यूँ कहें कि आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग सर्किट घटकों की वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बात एक ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस 14.5 ओम, 25.5 ओम और 60 ओम 200 वोल्ट सप्लाई के पार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 14.5 ओम वाले पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, इसकी धारा निकाल देंगे तो I × R से इसका वोल्टेज आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परिपथ की धारा। टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा साथियों? 60 + 25.4 + 14.5। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका जो रेजिस्टेंस का उत्तर आएगा 40 और 60 100 ओम आएगा। टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम आया। 200 वोल्ट की सप्लाई है। करंट की वैल्यू कितनी आई साथियों? 2 एम्पियर। मतलब 2 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो ये 2 एम्पियर सब में से निकलेगा, एक बराबर करंट फ्लो होगा। तो 14.5 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें से 2 एम्पियर करंट चलेगी। साथियों उत्तर आएगा 29 वोल्ट। उम्मीद है आपका सही हुआ होगा, ए ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? दोस्तों, ओम ने कहा था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो परिपथ में उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यानी ऐसा सर्किट है जहां वोल्टेज के समानुपाती धारा में परिवर्तन आता हो वहां ओम का नियम लागू होता है, और उसके अलावा कहीं लागू नहीं होता। जैसे इंसुलेटर पर नहीं होगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है उन पर नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए एक इंसुलेटर है, आपने इसको 10 वोल्ट दिया, क्या इसमें से कोई धारा का फ्लो हुआ? नहीं। आपने 100 वोल्ट दिया, क्या धारा का फ्लो हुआ? नहीं। यानी अगर वोल्टेज जिस अनुपात में बढ़ती है उसी अनुपात में परिपथ में धारा बढ़ती जाए तब तो ओम का नियम अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियमानुसार जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव कैसा होता है? दोस्तों, केसीएल ने ये कहा था कि धाराओं पर बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। क्यों कहा था? क्योंकि जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के हमेशा बराबर होती है। यानी जितनी धारा जंक्शन पर आती है उतनी जंक्शन से दूर चली जाती है, इसलिए जंक्शन पर कभी कोई करंट नहीं होता। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल है, ओम के नियमानुसार एक बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा का मान हमेशा कैसा होता है? तो ये एक नियतांक आता है हमेशा और स्थिर होता है। V/I जो होता है यानी R होता है। तो बंद परिपथ का रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, नियत होता है। ए ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। अगला सवाल पूछा गया कि 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोध हमारे पास है, हम इनको कैसे संयोजित करें कि कुल प्रतिरोध 7.2 ओम हो? देखो भाई, 7.2 ओम चाहिए ना दोस्तों। इसका मतलब ये है कि 6 ओम वाला तो सीरीज में होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। अब उसके साथ में यदि हम सीरीज में 2 ओम वाला लगा देते हैं तो 8 ओम हुआ, और फिर अगर दूसरा लगाएंगे तो कम हो जाता है। डी ऑप्शन रहेगा, आप कैलकुलेशन करके मिलान करना कि 3 ओम वाला और 2 ओम का रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो इनका टोटल आप करोगे तो 1.2 ओम आएगा। और वहीं 6 ओम वाला इनके सीरीज में, तो 6 + 1.2 यानी 7.2 ओम आ जाएगा। यानी 3 और 2 पैरेलल में और 6 ओम वाला है जो सीरीज में आएगा। अगला सवाल, 2 पॉइंट के बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज वह विभवांतर होता है जब बिंदुओं के बीच प्रतिबाधा कैसी हो? दोस्तों, ओपन सर्किट में है ना, किसी भी परिपथ में, मैं पहले भी ये करवा चुका हूँ कई बार, एक बार और बताता हूँ। मान लीजिए कि ये 3 रजिस्टर सर्किट में लगे हुए थे जिनमें से R2 ओपन हो गया है, ठीक है। ये सप्लाई वोल्टेज आप 24 वोल्ट मान लीजिए, तो इन 1 और 3 पर वोल्टेज तो 0 होगी, जबकि इस 2 पर जो वोल्टेज है ना वो बिल्कुल सप्लाई के बराबर वोल्टेज होगा। ओपन सर्किट में
ओपन बिंदुओं पर सदैव परिपथ के बराबर वोल्टेज होती है। इस समय परिपथ का रेजिस्टेंस या प्रतिबाधा जो है वो अनंत होती है। अगला हमारा सवाल है, 3 समान प्रतिरोध जब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 10 वाट की पावर कंजप्शन होती है। जब ये तीनों प्रतिरोध समांतर में जोड़ेंगे उसी समान पोटेंशियल के साथ तो कितनी पावर डिसिपेट होगी, कितना पावर कंजप्शन होगा। दोस्तों आपको एग्जाम्पल लेकर चलना है, नहीं तो फिर ध्यान रखें, मैं बता दूं आपको, सीधा सीधा पावर जो है वो 9 गुना हो जाती है। 10 वाट वाली थी 90 वाट हो जाएगी। अब इसका कोई भी एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लेकर चल सकते हो। 3 समान मान के प्रतिरोध थे ना, मान लेते हैं दोस्तों कि हमने इनको 1 वोल्ट दिया और तीनों 1-1 ओम के हैं, तो श्रेणीक्रम में कितने ओम बनेगा इनका, 3 ओम, राइट। चलो सर्किट की वोल्टेज 3 वोल्ट मान लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी रहेगा, 3 वोल्ट। अब P बराबर V²/R करो तो 3 × 3/3 पावर कंजप्शन हुआ 3 वाट। अब आप इन्हीं को सीरीज में जोड़ कर देखिए, सॉरी पैरेलल में, 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस थे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/3। वोल्टेज परिपथ में वही है 3, तो V²/P करो तो कितना बना दोस्तों, आप देखिए 27 वाट हो गया, राइट। पहले 3 वाट आया, अब 27 वाट आया, 9 गुना हो जाता है। सीधा सीधा ध्यान रखिए, 90 वाट कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, असमान मान के 3 प्रतिरोध को किसी परिपथ डीसी परिपथ में कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। 8 तरीके से जोड़े जा सकते हैं। यदि समान मान के हैं तो 4 तरीके से, यदि भिन्न भिन्न मान के हैं तो 8 तरीके से जोड़े जा सकते हैं। कैसे जोड़े जा सकते हैं आप देखिए, सभी सीरीज में, सभी पैरेलल में, फिर अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे ना, तो 2 सीरीज में 1 पैरेलल में आएगा और ऐसे आपके पास 6 ऑप्शन बनते हैं। इसलिए 6 और 2 8, यानी टोटल 8 तरीके से आप इन्हें संयोजित कर सकते हैं। अगला सवाल है, डीसी समांतर सर्किट के लिए कौन सा फॉर्मूला गलत है। चालकता जोड़ी जाती है, करंट जोड़ा जाता है, पावर जोड़ी जाती है, वोल्टेज नहीं जोड़ा जाता। वोल्टेज का क्या रहता होगा फिर, वोल्टेज इक्वल होता है, बराबर चलता है। नेक्स्ट हमारा सवाल, एक डीसी वोल्टेज में क्या स्थिर होता है। एम्पलीट्यूड और पोलैरिटी दोनों कांस्टेंट होते हैं, यानी ना तो ध्रुवता बदलती है, प्लस है तो प्लस ही रहता है, माइनस है तो माइनस रहता है। और एम्पलीट्यूड ना ही मान में शिखर मान, आरएमएस मान, इस तरह से परिवर्तन होता है। कैसे, सीधी वैल्यू चलती है। ध्यान रखना, ये डीसी शुद्ध डीसी के लिए पूछा जा रहा है। पल्सेटिंग डीसी और वेरिएबल डीसी के लिए अलग मान लीजिए अगर सवाल होता ना, तो फिर पोलैरिटी कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड नहीं रहता। जब सवाल में पल्सेटिंग डीसी या परिवर्तनीय डीसी ऐसा नहीं लिखा हो तो आपको शुद्ध डीसी ही मानना है। और शुद्ध डीसी में पोलैरिटी और एम्पलीट्यूड दोनों, ध्रुवता और आयाम दोनों स्थिर होते हैं। अगला सवाल कहता है कि 12 ओम का एक प्रतिरोध है, इसे वृत्त की आकृति में हमने मोड़ दिया और इसके व्यास के किन्हीं 2 बिंदुओं पर बताइए प्रतिरोध का मान कितना है। तो ये तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। 6 ओम की तार थी, अब क्या बना, सॉरी 12 ओम की थी, तो 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में हो गए। 6 दोनों का निकालेंगे टोटल, तो पैरेलल में कितना आएगा, 6 ओम 3 ओम बन जाएगा, है ना। 6 ओम के 2 प्रतिरोध है, तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3 ओम हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, नेक्स्ट टाइम रिपीट करवाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल पूछा गया, 100 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक लैंप 110 वोल्ट सप्लाई से संयोजित किया गया है। इसमें जो पावर कंजप्शन होगा वो किसके बराबर है। दोस्तों ये 100 वाट का कंजप्शन तब करवाता है जब इसको 220 वोल्ट मिले, लेकिन हमने तो इसे दिया ही 110 वोल्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, मैंने कई बार बताया है। यदि किसी उपकरण को मिलने वाली वोल्टेज 1/2 हो जाती है तो उस उपकरण की शक्ति खपत 1/4 हो जाती है, यानी पावर कंजप्शन उसका 1/4 ही रह जाएगा। यानी 100 वाट वाला ऐसे बिहेव करेगा जैसे 25 वाट वाला कर रहा होता है। 25 वाट शक्ति खपत के बराबर होगा। अगला सवाल है, सीरीज संयोजित 2 प्रतिरोधकों का अनुपात 1:3 है, इनकी धाराओं का अनुपात कितना होगा। सीरीज में प्रतिरोध के अनुपात से धाराओं के अनुपात पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा एक बराबर होती है, 1:1 आती है, चाहे प्रतिरोध का मान कितना ही हो। तो फिर कौन प्रभावित होता होगा, वोल्टेज इफेक्टिव होती है। यहाँ पर जो ज़्यादा प्रतिरोध मान का होता है उस पर अधिक वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और जो निम्न मान वाला होता है उस पर कम ड्रॉप। तो इसका V1:V2 जो है ना वो 1:3 आएगा। I1:I2 कभी प्रभावित नहीं होगा। यदि इसी क्वेश्चन में
V1 अनुपात V2 पूछा होता ना, तो फिर वो 1:3 ही आता। या फिर ये अगर समांतर का सर्किट होता ना, तब 3:1 उत्तर हो जाता, क्योंकि समांतर में वोल्टेज का रेशो 1:1 ही रहता है और जो धाराओं का रेशो होता है वो प्रतिरोध के जस्ट अपोजिट यानी व्युत्क्रमानुपाती या विपरीत होता है। अगला सवाल पूछा गया कि ये निश्चित है कि एक भार को दी गई सप्लाई का प्रकार डीसी है, तो निम्न में से हमें किस मीटर की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखते जाइएगा। 2 मीटर की आवश्यकता है, वो है पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी मीटर। कैसे? श्योर है, पावर फैक्टर इकाई है और फ्रीक्वेंसी 0, इसलिए इन दोनों ही राशियों का मापन करने के लिए हमें किसी प्रकार के मीटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल पूछा, किरचॉफ का नियम किस पर लागू नहीं होता। दोस्तों, किरचॉफ का नियम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होते हैं ना, वितरित परिपथ, फैले हुए परिपथ, उन पर लागू नहीं होता। इसमें लूप या जंक्शन बनना ज़रूरी होता है। यदि परिपथ फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड परिपथ है जिनमें लूप या मेश आपका एनालिसिस वर्क ही नहीं कर सकता, तो नहीं लगता। यानी रेखिक, अरेखिक और डबल नेटवर्क, इन सब पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ओम के नियम के लिए क्या शर्त है। तो ये तो मैं करवा चुका हूँ ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ओम ने कहा था कि जो ताप है वो स्थिर यदि रहता है तो वोल्टेज जो है वो धारा के समानुपाती होता है। अगला सवाल, 60 वाट 240 वोल्ट और 40 वाट 240 वोल्ट लैंप के रेटिंग है। 2 लैंप थे, 240 वोल्ट पर हमने इनको सीरीज में जोड़ दिया। बताइए कुल शक्ति कितनी होगी। दोस्तों, यदि हम इन दोनों को 240 पर जोड़ रहे हैं तो श्योर हो गया किसी को भी पूरी वोल्टेज तो नहीं मिलेगी, इसलिए शक्ति खपत 60 + 40 100 तो नहीं होगा। तो फिर कैसे निकालें? इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, P1 × P2 बटे P1 + P2, वो कर दिया करो, उत्तर आ जाएगा। यानी 60 × 40 बटे 60 + 40, आपका उत्तर आएगा 24 वाट। बस दोस्तों, आज के लिए यही थे 25 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।